उन्हीं के आनंद और पुत्र का दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के साथ 27 हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र लोधी और दोस्तों अभी मुझे पता चला है कि भैया की मम्मी का निधन हो चुका है। तो अभी मैं इनसे ऑफलाइन बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मृत्यु भोज में कम से कम इनके 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च आ चुका है। दोस्तों पहले के प्राचीन टाइम में क्या होता था कि पहले जो मृत्यु भोज होते थे तो उस टाइम क्या होता था कि जो आसपास के लोग रहते थे, गाँव के लोग रहते थे, तो वो आते थे और जो दुखी भरा इंसान रहता था जिसका परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, तो उसके साथ आते थे और खाना लेकर मतलब या अनाज वगैरह जो भी उसके पास रहता था बाकी लोगों के पास, वो लाते थे और दुखी इंसान के पास रहकर खाना बनाते थे और सब लोग एक साथ खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम क्या हो रहा है कि इसका पूरा टोटली रूप ही बदल चुका है। ये आते हैं और चाहे सक्षम इंसान हो खिलाने के लिए मृत्यु भोज या ना हो सक्षम, उसको मृत्यु भोज कराना पड़ता है। चलो दोस्तों भैया से बात करते हैं कि भैया का कितना खर्चा आ चुका है और क्या मृत्यु भोज इन्हें स्वयं से कराया है या फिर सामाजिक दबाव था। तो आपका कितना खर्चा आ चुका है भैया, मतलब जो आपने अभी मृत्यु भोज कराया है? 1 से 1.25 लाख रुपए तक खर्चा है। 1 से 1.25 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। तो ये जो आपने मृत्यु भोज कराया है ये स्वयं से कराया है, स्वयं की इच्छा से या फिर आपके ऊपर सामाजिक दबाव था? ये थोड़ा सामाजिक दबाव के ऊपर भी करना पड़ता है और अपन को क्या है ना, अपनी जो पहले की परंपराएं रीति चली आ रही हैं, अपन तो थोड़े रूम में करना चाहते थे, पर ये समाज के प्रेशर की वजह से करना पड़ता है सभी को। अभी तो क्या है, मजदूरी करते थे। तो एक दिन में कितना मिलता था? 100-150 रुपये। तो अभी जो 100-150 रुपये आपको मिलते थे तो अभी मृत्यु भोज में आपका 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आ चुका है। तो ये पैसों का जुगाड़ आपने कहाँ से लगाया? अरे अपन ने अपनी थोड़ी सी खेती थी वो भी रख दी है और अपने रिश्तेदारों से मांग के किया है। कोई इंसान गरीब हो, मजदूर हो या सक्षम ना हो, तो उसको मृत्यु भोज कराना ही पड़ता है। अगर वो ना कराए तो उसके ऊपर सामाजिक दबाव रहता है। तो दादाजी आप हमें बताइए कि अगर कोई इंसान सक्षम नहीं है और वो दिन दिन मजदूरी से काम करता है 100-150 रुपए और उसके पास मृत्यु भोज को इतने 1 से 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाए वो? अब वो क्या है क्या, भले पैसे नहीं है मगर समाज के हिसाब से तो भाई कहीं खेती भी गिरवी रख देते या रिश्तेदारों से मांग लेते, किसी भी प्रकार के कर्जा पानी करके और ये काम करना पड़ता है। तो महाभारत में कृष्ण ने ये भी कहा है कि किसी इंसान के घर जब तक खाना नहीं खाना चाहिए जब तक कि वो प्रसन्न ना हो। अब हम तो समझते हैं अब यही तो कुरीतियां हैं, अब प्रसन्न कहाँ है, जिसके घर में गमी हो गई है तब वो तो दुखी रहेगा ही। तब दुखी लोगों के यहाँ खाना खाना जब गीता में ऐसा बताया है तो अब भाई अब यही तो कुप्रथा है और क्या है। अब क्या बताएं भैया, क्या है कि अब जब ये करना पड़ता है तो हम लोग जमीन भी गिरवी रख दी है और कुछ अपने रिश्तेदारों से ऐसे मांग मूंग के और 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो गए, तो कुछ जमीन भी गिरवी रख दी और मांग भी कर लिए। और आपने अभी तक जितनी पूंजी इकट्ठी की होगी तो वो भी इसमें लग चुके हाँ, हो। वो भी मैंने थोड़ा बहुत जो इकट्ठा किया 2-10 साल में तो वो भी चला गया इसमें। तो और जो इकट्ठा किया आपने वो भी पूरा चला गया और आपने जमीन भी गिरवी रख रख चुके हो। तो अब आपको मतलब क्या लगता है कि आप कब तक वो ये मतलब जो कर्ज आपने लिया है ये वापस चुका पाओगे? अरे अब कहीं मजदूरी करेंगे और 2-5 साल में हो पाएगा ये सब कर्जा पानी से मुक्ति, और नहीं हो पाएगी कर्जा से मुक्ति तो भाई बेचेंगे, जमीन बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव इसमें हो जाना चाहिए क्योंकि कोई सक्षम नहीं है तो वो तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको तो पूरी जिंदगी भर की पूंजी लग चली जाती है इसमें। अरे भैया हम क्या बताएं, अब हम तो जा सोचे थे कि अगर जो बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, हम लोगों गरीबों के लाने तो एक अच्छी बात नहीं है। अरे जिंदगी मतलब परेशान ही रहते हैं। बिल्कुल, अगर आप भी मृत्यु भोज ना करवाते तो क्या होता आपके साथ? कोई समाज किस तरीके का आपके ऊपर दबाव बनाता? थोड़ा सा प्रेशर डालती है और क्या है, और थोड़ा अपने मन से भी करना पड़ता है, इतना नहीं करना पड़ता, मैं इतना टुमटाम ज्यादा नहीं करना पड़ता, अपने परिवार के लोगों को खिला दो, अपने रिश्तेदारों को खिला दो थोड़े बहुत, बस हो गया काम है। तो जो ये समाज के लोग प्रेशर बनाते हैं, ये समाज के लोग आखिर हैं कौन? ये समाज के लोग जैसे मतलब गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और समाज के जो चाल चलते वाले हैं वो लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो समाज से अलग भी मतलब कर दे जाते हैं। तो मतलब अलग किस टाइप का करते हैं वो समाज से? अलग इस टाइप से करते हैं, खाना पीना में एकत्रित नहीं हो पाते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब कि जब वो अपनी कोई शादी होगी या उनके घर कोई खत्म होगा तो आपको उसमें शामिल नहीं करेंगे? नहीं, उसमें शामिल नहीं करेंगे फिर।
तो मतलब कर कि इंसान को खाने को हो या ना हो, लेकिन उसको पूरे गांव वालों को खिलाना ही पड़ेगा। हाँ, उसको खिलाना पड़ेगा, क्या कर्ज पानी लेकर के करो या फिर घर में गुंजाइश हो तो कर दो, और नहीं है तो कर्ज करके करना पड़ता है। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं कि मृत्यु भोज तो कराना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। हाँ, ये तो पक्का है, वो मृत्यु भोज तो कराना ही पड़ता है। तो गरीबों के लिए तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ये भार वाली बात है, बहुत ही ज्यादा लॉस होता है कि एक परिवार का सदस्य गया और एक कर्ज भी हो चुका। हम तो ये सोचते हैं कि अगर ये बंद हो जाए और या फिर छोटे रूप में हो जाए कि भई अपने घर परिवार के भर मतलब एकत्रित होके अपने दुःख सम्मिलित करें और इसको बंद कर दें। बिल्कुल दोस्तों, दादाजी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि अपने परिवार के लोगों को बस भोजन या कहें तो सम्मिलित होकर भोजन करना चाहिए। बाकी पूरे गाँव या पूरे रिश्तेदारों को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात की है दादाजी ने कि इस तरीके से इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। क्योंकि घर में अगर कोई दुःख हुआ है, कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसको घर वाले ही एक दूसरे के साथ खाना खाकर बैठकर इसको कम कर सकते हैं इस दुःख को। बाकी ये मुझे लगता है एक कुप्रथा है कि पूरे गाँव को खाना खिलाओ, पूरे रिश्तेदारों को खाना खिलाओ। तो दादाजी आपने बहुत अच्छी बात की है कि परिवार के लोग मिलकर एक साथ खाना खाएँ और इसको अपने दुःख सभी लोग दुःख को बाँटें। हाँ, यही तो हम सोचते हैं कि भाई अपने हाँ, मतलब घर परिवार के मिलके और अपने दुःख को हल्का करें और ऐसा नहीं है कि भाई अब रिश्तेदार कम से कम 1000, 500, 700, 800 रिश्तेदार तक जुड़ जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही कि पूरे गाँव को कम मैंने तो ये भी सुना है कि मृत्यु भोज में 2 बार खाना खिलाया जा जाता है। हाँ, 2 बार खाना खिलाया जाता है, एक बार दिन होता है फिर 3 दिन बाद तेरहवीं होती है। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि पूरे गाँव वालों को बुलाओ, उनको खाना खिलाओ और गाँव वालों को तो ठीक, रिश्तेदार को दूर-दूर तक वालों को बुलाओ कि भाई आप आइए, खाना खाइए और 2-2 बार खाना खिलाया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? अब ये तो हम सही नहीं मानते हैं। वैसे अब ये कुप्रथाएँ हैं शायद समाज के अंदर और हमारी समाज भर नहीं ऐसे हर एक समाजें हैं। मतलब कोई भी समाज हो अपने भारत के अंदर तो सभी समाजों में ऐसा होता है शायद। तो ये जो प्रथा चल रही है, तो इसमें पैसों वालों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती होगी। इसमें दिक्कत जाती है जो सक्षम नहीं है, जो दिहाड़ी से काम मज़दूरी करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है इसमें। अरे अब सक्षम हो तो ऐसा है कि भाई सक्षम लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं मगर परेशानी तो यही छोटे लोगों को है। अब जो मज़दूरी करते हैं उनको भारी परेशानी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो घर का कोई सदस्य अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उस घर वालों को ही बैठकर साथ खाना खाना चाहिए और जो दुःख है, उसको आपस में बाँटना चाहिए। कैसा कहा दादाजी? नहीं, ठीक कहा है आपने कि घर वाले ही अपने भैया से जो थोड़े बहुत जन प्रेमी हैं, उनको बुला के और अपने दुःख में सम्मिलित हों, उसको हल्का करें। तो आपका क्या सोचना है कि इसको इस तरीके से दादाजी ने बोला है कि इस तरीके से सही रहेगा ये? ये तो सही रहेगा, अगर हो जाएगा तो हमारे लिए क्या, वो तो सभी के लिए भी सही रहेगा फिर। बिल्कुल, क्योंकि जो परिवार के अंदर जो दुःख है, वो परिवार वाले ही बाँट सकते हैं हाँ, और सही बात। गाँव वाले आके तो नहीं बाँट सकते। सही, सभी समाज के मतलब अपनी समाज के लिए सही रहेगा, ऐसा अगर हो जाए तो अच्छी बात है।